चलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे सर्कुलर मोशन पे। जो चीजें हमने सीखी हैं, जो इक्वेशंस हमने देखे हैं, उनको एक बार पूरा रिकैप करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा, अपार्ट फ्रॉम जो एंगुलर क्वांटिटीज के रिलेशंस थे उनको दोबारा नहीं लिखेंगे, जो मेनली हमने एक्सीलरेशन को लिखा है, दैट एक्सीलरेशन इज AR कैप प्लस AT ET कैप, है ना। तो ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में दो यूनिट वेक्टर हैं और इस तरह से हमारे पास दो एक्सेलरेशन है। AR रेडियल एक्सेलरेशन है, इसको सेंट्रीपिटल भी कह सकते हैं, और AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये स्पीड को चेंज करता है और ये डायरेक्शन को चेंज करता है। AR का जो एक्सप्रेशन है वो आया था v²r, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ω²r। AT का जो एक्सप्रेशन है वो वास्तव में dv/dt, मतलब स्पीड को डिफरेंशिएट करने से आता है। ठीक है, स्पीड को डिफरेंशिएट करने से AT आता है और इट इज इक्वल्स टू α। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये हो गया, रेडियल एक्सीलरेशन ये हो गया। तो इसके बेसिस पे, उसके अलावा अल्फा ओमेगा थीटा में क्या रिलेशंस हैं दैट वी ऑलरेडी नो, है ना, वो हम लोग को पहले से मालूम है। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में मान लीजिए अल्फा दिया हुआ है 6t, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड, और रेडियस भी दे दिया है ना, रेडियस सपोज 2 मीटर, बोला फाइंड नेट एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, है ना। नेट एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड वी हैव टू फाइंड। कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। हम लोग को अगर नेट एक्सीलरेशन निकालना है तो हमको टेंजेंशियल निकालना है, रेडियल निकालना है, और जब एक बार दोनों निकल जाए तो a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √AT² प्लस AR², है ना। तो हम लोग अल्फा की मदद से क्या क्या निकाल सकते हैं? क्या AT निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। AT इज नथिंग बट अल्फा इंटू R। सो अल्फा यानी 6 इंटू उस समय t जो है वो 2 सेकेंड, तो ये अल्फा हो गया, और R2 है तो ये 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उस इंस्टेंट का आ गया। अब हमको नेट एक्सीलरेशन चाहिए तो हम लोगों को AR भी चाहिए, AR चाहिए मतलब ω² R चाहिए। तो ओमेगा कैसे निकलेगा? ओमेगा जो निकलेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt होगा, है ना। आपको मालूम है कि अल्फा इज नथिंग बट dω/dt। यस, तो dω इक्वल्स टू अल्फा dt, और जब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t और 0 से ओमेगा, तो यहां से हम लोग को ओमेगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt आ जाता है। तो अल्फा का इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू t, तो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाएगा, है ना। वी आर अज्यूमिंग दैट इनिशियल ओमेगा इज 0। अगर कुछ होता तो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अल्फा को पुट करेंगे 66, तो बाहर आ गया t² हो जाएगा बाई 2, तो t² बाई 2 कर लेते हैं, ये कट गया तो इट कम्स आउट टू बी 3t², है ना। सो ओमेगा कम्स आउट टू बी 3t², ओमेगा आ गया हमारा। एक बार जब हमने ओमेगा निकाल लिया, है ना, और अल्फा हम लोग जानते ही हैं, तो ओमेगा का उस इंस्टेंट पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ओमेगा क्या है? ओमेगा का वैल्यू है 3 इंटू टी का स्क्वायर यानी 4, तो वो 12 हो गया, है ना। ओमेगा निकल गया भाई, तो क्या इसके बेसिस पे हम AR निकाल सकते हैं? बता दो भाई। AR यानी रेडियल एक्सीलरेशन, सर्कुलर के केस में उसको सेंट्रीपिटल भी कहते हैं। तो AR इक्वल्स टू ω² R यानी 12 का स्क्वायर 144 into R is what? 2, so 288 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया AR, है ना, रेडियल एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? नेट एक्सीलरेशन विल बी √288 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, है ना। खतरनाक स्क्वायर निकालना है, बट अब तो बस कैलकुलेशन बच गया। कई बार पूछता है कि नेट एक्सीलरेशन वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाता है बताइए, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइंड द एंगल व्हिच नेट एक्सीलरेशन मेक्स
विथ वेलोसिटी। तो वो अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, उस केस में हम लोग एक्चुअली एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी इधर है, इधर ही AT है और इधर है AR, है ना। तो नेट एक्सीलरेशन तो दोनों का रिजल्टेंट है बीच में। तो देखिए ये AR हो गया, ये AT, ये AR और ये नेट एक्सीलरेशन है। अगर नेट एक्सीलरेशन A और वेलोसिटी के बीच में एंगल पूछता है थीटा, तो दैट tan थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा इक्वल्स टू AR upon AT, है ना। दिस इज tan of the angle which acceleration vector makes with velocity vector। तो AR हम लोगों को मालूम है क्या, बिल्कुल मालूम है 288। AT मालूम है क्या 24। तो 6 से कट जाएगा क्या, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 4 जो 24 और 6 से 6 4 जो 24, 6 8 जो 48, है ना। और भी कट गया, 4 से भी कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स 12 आ गया, तो थीटा इट कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 12, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं, अलग अलग वैरायटीज में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हम लोग को उसको बनाना होगा, ठीक है। आई होप कि आपने इसको कॉपी कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, फॉर्मूला तो हम लोग को याद भी गया। कई चीजें दी जा सकती हैं और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये दिया जा सकता है ओमेगा इक्वल्स टू 4 और सिंपली 2t, ठीक है। फाइंड, और रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस इस बार 1 मीटर ले रहे हैं। फाइंड नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन एंड थीटा, थीटा यानी एंगल व्हिच नेट एक्सेलरेशन मेक्स विद वेलोसिटी वेक्टर। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए कितने टाइम से, तो वो भी पता होना चाहिए ना, दैट t इक्वल्स टू 1 सेकंड में, t इक्वल्स टू 1 सेकंड ले लिया। अब हम लोग इसमें पहले AR निकाल सकते हैं, क्योंकि वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा मालूम है 1 सेकंड पे ओमेगा 2 है, तो 2 का स्क्वायर इनटू r यानी 1, यानी 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो वो अल्फा आर होगा। अल्फा कितना है भाई साहब, देखो अल्फा विल बी डी ओमेगा बाई डी टी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है 1, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो चीजें हो गई। अब एक बार जब ये निकल गया तो नेट एक्सीलरेशन निकालना आसान है, a equals to root over at square plus ar square, and this comes out to be root over at square is 2 उसका स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। 4 प्लस 16 तो रूट ओवर 20 आ गया, तो 2 रूट ओवर 5। तो ये बहुत ही आसान है, डायरेक्ट मतलब इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। आपको फॉर्मूला आता है, इक्वेशंस में मीनिंग समझ में आता है, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन से खेल सकते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। सपोज अल्फा दिया हुआ है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा ले लें, ओमेगा अल्फा दो हो ही चुका है, तो अब हम लोग वेलोसिटी लेके काम चलते हैं। मान ले स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो है वो डिपेंड कर रहा है 4t पे, है ना। ये क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन 4t, ठीक है, एंड रेडियस इज अगेन 2 मीटर। so we have to find again net acceleration and the angle which net acceleration makes with velocity vector। अच्छा इसमें एंगल नहीं निकाले तो इसमें एंगल क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो AR अपॉन AT, है ना। तो AR कितना है भाई, AR है 4, AT कितना है 2, so 2 it is, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 इज द एंगल, ठीक है। तो नाउ वी कम टू दिस, मान लो स्पीड इस तरह से वैरी कर रहा है 4t से, तो कैन वी फाइंड हियर
रेडियल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं भाई, होता है v स्क्वायर बाई आर, होता है कि नहीं? रेडियल एक्सीलरेशन इज v स्क्वायर बाई आर, v के टर्म्स में दिया है तो उसी के टर्म्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग टाइम 1 सेकेंड लेते हैं, ठीक है, तो 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी होगा वो 4 होगा, यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 बाई रेडियस यानी 2, तो 8 आ गया, है ना? रेडियल एक्सीलरेशन कम्स आउट टू बी 8। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? वो dv का मैग्नीट्यूड अपॉन dt होता है, तो इसमें दिया ही v का मैग्नीट्यूड है 40, ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही आएगा 4, है ना? तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता है 4, रेडियल आ गया, टेंजेंशियल आ गया तो कुछ करना ही नहीं भाई, है ना? नेट एक्सीलरेशन के लिए सिंपली, अच्छा कैसे 4 आया, इसको डिफरेंशिएट करें, 4 आया a इक्वल्स टू रूट ओवर at स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर, है ना? at स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर व्हिच कम्स आउट टू बी रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना? तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 16, ये रूट ओवर 80 आ गया एंड सो ऑन। मतलब ऐसा ही चीज है, इसी तरह से चलता है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से बन जाए, है ना? सो आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा और आपसे बन भी गया होगा, ठीक है? अच्छा इसमें भी एंगल निकाल सकते हैं ना, एंगल वही tan थीटा इक्वल टू 2 ही आएगा, इसमें भी 8/4 करेंगे tan थीटा 2 आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह का है कि सपोज एक बॉडी है, वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 4 मीटर है और ये बॉडी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 4 नहीं, है ना, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग with rate, कितने रेट से स्पीड डिक्रीज कर रहा है? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? We have to find the angle between velocity and acceleration, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अच्छा इसमें ये चीज है कि एंगल तो निकालना ही, साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सीलरेशन भी निकाल देंगे। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन तो सिंपल पता है, v स्क्वायर बाई r होगा, तो 64/4 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और रेडियल एक्सीलरेशन की बात करी जाए तो वो भी उतना ही है ना? ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, देखिए स्पीड जिस रेट से डिक्रीज कर रहा है वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, so this is our tangential acceleration and this is radial acceleration. Can we find net acceleration? बहुत आसान है, if you find net acceleration it will come out to be 16√2। लेकिन अगर इसमें ड्रॉ करें, इधर है वेलोसिटी, इधर है रेडियल एक्सीलरेशन और इसके जस्ट अपोजिट में होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्यों स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो एकदम बीचों बीच जो होगा वो नेट एक्सीलरेशन होगा। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में ये एंगल है। अब ये हाफ ऑफ दिस इज 45 और ये 90 है, तो 90 प्लस 45 मतलब टोटल एंगल हो गया 135 डिग्री, टोटल एंगल इज 135 डिग्री, ठीक है? तो ये इस तरह का चीज है, हम लोग एंगल्स भी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये हो गया AR इक्वल्स टू 80 और AR का वैल्यू है v स्क्वायर बाई r और 80 दिया हुआ है 2, मतलब अगर मल्टीप्लाई करेंगे r का वैल्यू 1 मीटर पुट करके तो v स्क्वायर वी गेट इज 2 एंड v कम्स आउट टू बी √2, है ना? v √2 आ गया भाई। तो ऐसा टाइम बताना है जिस समय स्पीड √2 हो जाए, पर वो स्पीड निकालेंगे कैसे? तो हम लोग को वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे स्पीड जो है वो √2 हो जाए, पर वो कैसे निकालेंगे?
क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? देखिए सर्कुलर मोशन इज नॉट अ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएंगे? तो ये एक स्पेशल केस है, अगर उसमें टैंजेंशियल एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू हो, मतलब वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा हो, देन वी कैन यूज v इक्वल्स टू u प्लस at आल्सो, है ना, ये यूज कर पाएंगे। अगर टैंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं करे तो स्पीड निकालने के लिए केवल ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता था ना कि टैंजेंशियल एक्सेलरेशन वेरिएबल होता, टाइम पे डिपेंड करता, तो उस केस में आप लिखते dv by dt इक्वल्स टू टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, स्पीड के लिए। और यहाँ पे जो यूज करने बोल रहे हैं उसमें यहाँ पे टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ही पुट करेंगे, प्रोवाइडेड टैंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो यहां से स्पीड निकल के आ सकता है, आप इंटीग्रेट करिएगा तो 80 के कांस्टेंट होने की कंडीशन में यही इक्वेशन आएगा। सो वी कैन यूज इट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। सो स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड विल बी इक्वल टू u जो है वो तो 0 है, 82 है, और t कितना है ना, वो नहीं पता। तो वेलोसिटी बेसिकली जो है वो 2t है, तो किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी है वो 2t है, तो हमको वो टाइम निकालना है जिस समय वेलोसिटी √2 हो जाए। तो कैसे निकालेंगे? तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो 2t इक्वल्स टू √2, तो t कम्स आउट टू बी 1/√2। इसको कॉपी कर लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस इस वैरायटी के पूछे जा सकते हैं जिसमें नेट एक्सीलरेशन निकालना हो और एंगल निकालना हो सकता है एयर, और एंगल निकालना हो सकता है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में, या फिर एंगल के रिलेशंस को देकर टाइम पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर हम लोग प्रोसीजर देख लिए 5-6 क्वेश्चन जो हमने किया, सेम प्रोसीजर से ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम सुना हुआ लगता है क्योंकि ये ऑप्टिक्स में सुना हुआ है ना। ऑप्टिक्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर सुना हुआ है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर लेंस सब में रेडियस ऑफ कर्वेचर सुने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्टिक्स की बात हो नहीं रही है, किसी भी कर्व पाथ की बात हो रही है। ठीक है, तो किसी भी कर्व पाथ में जब पार्टिकल चलता है तो वो एक सर्कल जैसा बिहेवियर करता है लोकली। लोकली मतलब एक छोटे से रीजन में यहां से ये पोर्शन लेते हुए एक सर्कल बनाया जा सकता है अलग अलग रेडियस का। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत कर्व पाथ है, तो यहाँ पे अगर एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और एक सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल जो बनेगा छोटा रेडियस का बनेगा। ठीक है, जब बहुत कम कर्व जहां पे रहता है वहां पे बड़ा रेडियस का सर्कल बनेगा। ठीक है, मतलब कि ये जितना फ्लैट होगा उतना बड़ा सर्कल बनेगा, और जितना ज्यादा कर्व होगा उतना छोटा रेडियस बनेगा। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस है, एक छोटा सा पार्ट लेकर और हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, इस सर्कल का जो रेडियस है ना, इसी को हम लोग इस पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे जो सीखा है हमने, है ना। देखिए इसमें जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो निकाल लेंगे, और उस एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट निकाल लेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और वो हो जाएगा हमारा रेडियल एक्सीलरेशन। और रेडियल एक्सीलरेशन AR जो होता है v²/r होता है, तो यहां से r निकाल लेंगे v²/ar। तो अगर उस पॉइंट पे हमको स्पीड मालूम है तो स्पीड का स्क्वायर कर दिए, v² निकल गया, और उस पॉइंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में जो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है उसको रेडियल एक्सीलरेशन कह लिए, और इन दोनों को जब डिवाइड कर दिए तो हम लोग को मिल गया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, तो ये किसी एक जनरल कर्व के लिए होगा, सर्कल के लिए नहीं होगा। सर्कल के लिए अगर आप ये निकालिएगा तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हमेशा क्या दे देगा, वो हमेशा रेडियस ऑफ सर्कल दे देगा। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पूरे पोर्शन के लिए होगा किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ सर्कल दे देगा। लेकिन जैसे मान लीजिए हम एक प्रोजेक्टाइल के लिए निकालें, तो प्रोजेक्टाइल के लिए अलग अलग पोर्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा हर पॉइंट पे। किसी पॉइंट पे पूछ दिया जाएगा बताओ यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डेटा देकर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, एंड पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है,
तो वैसे क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि कैसे हम लोग एक जनरल कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ जाएगा, अगर एक दो न्यूमेरिकल देख लें तो उससे और क्लियर हो जाएगा प्रोसेस क्या है निकालने। बेसिकली यही फॉर्मूला है, इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज कि एक बॉडी है, उसको हमने 20√2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि बताओ इस पॉइंट पे, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा एक्सीलरेशन है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हम लोग को बताना है इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। कैसे करेंगे, तो ये वेलोसिटी है, पहले इस एक्सीलरेशन का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, रेडियल एक्सीलरेशन हमको निकालना है ना, तो ये जो वेलोसिटी होता है उसके परपेंडिकुलर में जो एक्सीलरेशन है उसी को हम रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, उसके परपेंडिकुलर में जो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट होगा उसी को रेडियल एक्सीलरेशन कहेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो नेट एक्सीलरेशन होता है वो तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसका हम कंपोनेंट निकाल दिए along the direction perpendicular to velocity। तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हम लोग इसका कंपोनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये 45 है, ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो ये भी 45 होगा, है ना। और अगर ये 45 है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये भी 45 होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो यहाँ भी टोटल 90 डिग्री एंगल, सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो यहाँ जो कंपोनेंट निकल के आ जाता है वो आ जाता है 10 into cos 45, cos 45 यानी 1/√2, this comes out to be 5√2। ये एक्सीलरेशन हो गया रेडियल। ठीक है, और स्पीड हम लोग को मालूम है, तो क्या हम लोग रेडियल एक्सीलरेशन और स्पीड की मदद से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। r इक्वल्स टू v² ar, v² मतलब 20 का स्क्वायर यानी 400 into 2। ठीक, v² हो गया डिवाइडेड बाई r, निकाल r सॉरी ar, तो ar कितना हो गया 5√2। ठीक है, 80 टाइम्स कट जाएगा और ये √2 टाइम्स, so basically radius of curvature comes out to be how much 80√2। ये आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी शेप के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन को करके देखते हैं। चलिए इसी में हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहले निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी एग्जांपल में टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है, तो इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट चेंज नहीं होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये हम लोग को मालूम है ना। इन प्रोजेक्टाइल मोशन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा 20√2 into cos 45 यानी 20 मीटर पर सेकंड होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो होगा 20 मीटर पर सेकंड। हमको मालूम है कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाता है 0, और नीचे की ओर है एक्सीलरेशन 10 जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है, मतलब ये तो पूरा पूरा रेडियल एक्सीलरेशन की तरह ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो v²/r कर देना है, यानी 20 का स्क्वायर अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले था 80√2 मीटर, अब हो गया 40 मीटर एट द हाईएस्ट पॉइंट। एंड इसी तरह से हम लोग बाकी किसी भी पॉइंट पे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, उसके बाद एंड करते हैं। Suppose acceleration is 2t I cap and velocity is initial velocity is equal to 2 j cap, है ना। I cap के डायरेक्शन में नहीं होगा, अगर j cap के डायरेक्शन में होगा तो ये मोशन इन प्लेन बनेगा। ठीक है, we have to find radius of curvature, find radius of curvature at t equals to 2 सेकेंड, है ना। t equals to 2 सेकेंड पे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे एक्सेलरेशन की मदद से, ठीक। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो है वो केवल एक्स डायरेक्शन में, तो सॉरी वाई डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन जो है वो किधर है, एक्स में है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, ये इसको हम लोग ax लिख लेते हैं, ax इक्वल्स टू 2t, ay इज 0, है ना, सेपरेट करते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो। ax इज 2t और uy जो है वो है 2 और ux इज 0। x के अलॉन्ग वेलोसिटी 0 है, y के अलॉन्ग है केवल वेलोसिटी। तो ax इक्वल टू 2t को लिख सकते हैं dvx अपॉन dt इक्वल्स टू 2t। अब dvx अपॉन dt लिखना है तो dy dt ऑफ, सॉरी dvx यहां लिख लेते हैं इक्वल्स टू 2t dt, ऐसा कर लेते हैं और अब इंटीग्रेट कर देंगे। t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी इन x है वो 0 है, t इक्वल टू t पे जो वेलोसिटी इन x है वो vx मान लेते हैं। तो vx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t का इंटीग्रेशन करेंगे t स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली vx बदल रहा है बट vy सेम रह रहा है, वो 2 है। सो फाइनली वेलोसिटी एट एनी टाइम t अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहिएगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। vy तो यही रहेगा ना क्योंकि ay 0 है, तो y में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, y का वेलोसिटी 2 रहेगा। तो vx यानी t स्क्वायर i कैप, ये हो गया वेलोसिटी इन x प्लस वेलोसिटी इन y इज 2 j कैप, है ना, ये नेट वेलोसिटी हो गया। और एक्सीलरेशन हमको मालूम है, एक्सीलरेशन जो है वो 2t i कैप, ठीक। अब क्वेश्चन उठता है अब क्या किया जाए, ये तो हमारा निकल गया है ना, कितने टाइम पे पूछा है, 2 सेकंड पे निकल पूछा है, तो वेलोसिटी उस समय निकाल सकते हैं। 2 सेकंड पे पूछा है तो 2 का स्क्वायर यानी 4i कैप प्लस 2j कैप, और ये 2 सेकंड पे एक्सीलरेशन निकालना हो तो वो 4i कैप हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए, हम लोगों को एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट निकालना है जो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन का कंपोनेंट निकालना है ना? कैसे निकाला जाए, वेलोसिटी जो है वो किधर होगा, एक्सीलरेशन किधर है, उसको ड्रॉ करके देखते हैं, कुछ आइडिया लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये मिटा दे। अब देखिए सपोज कि वेलोसिटी इधर है कुछ 4i कैप 2j कैप इधर होगा और एक्सेलरेशन 4i कैप इधर है और 2j कैप ऐड होने की वजह से वेलोसिटी इधर हो गया, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो एक्सेलरेशन का इधर जो कंपोनेंट इधर आएगा भी वो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का जो इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इधर कंपोनेंट आएगा cos थीटा, इधर आएगा sin थीटा। तो ये जो sin थीटा कंपोनेंट होगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले हम लोग को थीटा निकालना पड़ेगा। तो एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं क्या, कैसे, cos थीटा इज इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो, v डॉट a अपॉन v इनटू a का मैग्नीट्यूड, है ना। a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ पे निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालने में हेल्पफुल होता है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। तो v का मैग्नीट्यूड कितना है अलग लिखते हैं, तो बहुत काम का चीज नहीं है लेकिन हमको वहां पे पुट तो करना ही है, 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 4 यानी 20, और इसका मैग्नीट्यूड तो 4 ही है, a का मैग्नीट्यूड इज 4। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 2√5। तो 16 अपॉन ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√5 आएगा, यानी 2/√5, ये cos थीटा हो गया। लेकिन हम लोगों को एक्सीलरेशन का इधर जो कंपोनेंट निकालना है वो a sin थीटा है, ये a है तो इधर आएगा a sin थीटा, यही ar होगा। तो हमको चाहिए sin थीटा, वहां तो cos थीटा निकाला है हमने, तो पहले sin थीटा निकाल लो। तो sin थीटा कितना आ जाएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 4/5, 1/5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/√5। तो sin थीटा निकल गया और a का मैग्नीट्यूड 4 मालूम है, तो ar जो निकल के आ जाता है वो होता है a sin थीटा, यानी कि 4 into sin थीटा 4/5
√5, वो AR निकल के आ गया। एक बार जब हमारा AR आ गया और हमारे पास स्पीड भी मालूम है कि उस टाइम पे कितना है ना, v का जो मैग्नीट्यूड है वही तो उस समय का स्पीड है, तो v का मैग्नीट्यूड स्पीड हो गया, इसी का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय AR कर लेंगे, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, स्पीड का स्क्वायर यानी 20 आ जाएगा, इसी 20 का रूट करके into √5 आया, और डिवाइडेड बाय AR यानी 4, और √5 ऊपर चला गया, 5 आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 5√5 मीटर, है ना। तो इस तरह से निकला, अच्छा क्वेश्चन था, इसको कॉपी कर लीजिए। इसी के साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला खत्म हो गया, है ना। आगे अब हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे।